9 जुलाई 2023 को जम्मू के अंदर हमारी स्टेट बॉडी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और जो हमारे डेलीगेट्स हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पार्टी के द्वारा। और ये स्ट्रैटेजी तय की जाएगी जो हमारी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आ रही हैं अप्रैल में, अर्बन लोकल बॉडीज़ की इलेक्शंस आ रही हैं और साथ साथ में पंचायत की इलेक्शंस आ रही हैं। इसके बारे में पैंथर्स की स्ट्रैटेजी तय की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जीत के आ सके पैंथर्स पार्टी के। और साथ ही साथ जो हमारे अंदर कमियाँ हैं उनके ऊपर मंथन किया जाएगा कि पैंथर्स पार्टी के अंदर क्या ऐसी कमियाँ हैं कि पैंथर्स पार्टी पिछले दौर में 4 से 0 पे आ गई। हमारे पास दिग्गज नेता होने के बावजूद हमारे 4 MLA 0 पे आए। उन सभी बातों पे जो है हम फोकस करेंगे। दिग्गज नेताओं की चलिए मैं बात आप कर रहे थे सर, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी, काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि पैंथर्स पार्टी जो है वो विवादों में घिरी हुई है। दूसरी तरफ आपने आज एक बॉडी जो है वो भी अनाउंस कर दी हुई है, पर लेकिन अगर बात की जाए आपकी तो एक तरफ आप कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, दूसरी तरफ हरदेव सिंह जी की बात की जाए तो वो इस बात का दावा करते हैं प्रेसिडेंट होने का। आखिर प्रेसिडेंट है कौन? देखिए, प्रेसिडेंट मैं पहले भी कहता था, मैं था और मैं हूँ और मैं ही रहूँगा अगले 2 साल के लिए। हर्षदेव सिंह जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं करते हैं। अगर आप हर्षदेव सिंह जी को सवाल कीजिए, जो आपने पैंथर पार्टी ज्वाइन की तो उस पार्टी का प्रेसिडेंट कौन था, किस प्रेसिडेंट के पास आपने ज्वाइन की थी? नहीं, ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि काफी देर से मैं जो है वो दोनों तरफ से लगी हुई है। एक तरफ से आपकी तरफ से लगी, दूसरी तरफ वो इस बात को क्लेम करते हैं कि नहीं मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो एक क्लैरिफिकेशन जो है वो चाहिए कि आखिर प्रेसिडेंट है कौन और नियम कानूनों के हिसाब से कौन है? कि नियम और कानूनों के हिसाब से मैं ही प्रेसिडेंट हूँ, क्योंकि बेसिकली हमारा जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो साफ तौर पे कहता है कि जो भी व्यक्ति कभी भी मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर रहा हो 1947 के बाद वो पार्टी के प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसीलिए हर्षदेव सिंह जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं करते हैं। मेजॉरिटी नो मेजॉरिटी ये इशू ही नहीं है। जब आपको प्रेसिडेंट बनना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है और हर्षदेव सिंह उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया और 26 मार्च 2023 को वो कहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्लास हटा दी गई। लेकिन 26 मार्च को प्रेसिडेंट कौन था पार्टी का? उनके मुताबिक, मैं तो आज भी हूँ अपने मुताबिक, उनके मुताबिक भी 26 मार्च 2023 को मैं ही प्रेसिडेंट था, क्योंकि उनकी डिक्लेरेशन जो आई है वो 2 अप्रैल 2023 को आई है कि वो 2 अप्रैल 2023 को प्रेसिडेंट चुनेंगे, ऐसा क्लेम वो करते हैं। तो जो क्लेम अगर वो 2 अप्रैल का करते हैं तो 26 मार्च के कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रेसिडेंट का नाम हर्षदेव सिंह जी कैसे आ गया? तो 26 मार्च का एक फ्रॉडुलेंट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया जिसपे प्रेसिडेंट का नाम लिखा है हर्षदेव सिंह। तो किसने तैयार किया वो फ्रॉडुलेंट कॉन्स्टिट्यूशन? हर्षदेव सिंह जी ने, क्योंकि उनका नाम उसके ऊपर है और उन्होंने ना केवल वो तैयार किया है, सबमिट किया है इलेक्शन कमीशन। तो मतलब आप इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक साजिश रची है? बिल्कुल, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके साथ ये फ्रॉड किया गया है। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा है, ये आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त लीगल कार्रवाई की जाए। ये सीधा सीधा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को धोखा देना है कि 26 मार्च को वो खुद मानते हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूँ और जो कॉन्स्टिट्यूशन वो उधर भेजते हैं उसके ऊपर प्रेसिडेंट का नाम अपना लिख के भेजते हैं। ये सीधा सीधा जनता के साथ धोखा है, सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ धोखा है और पार्टी के साथ धोखा है। उनके खिलाफ मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लीगल एक्शन जरूर ले। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि बात की जाए पैंथर्स पार्टी की तो काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि पैंथर्स पार्टी विवादों में घिरी हुई है, पर लेकिन अगर बात की जाए जनता की तो क्या आपको लगता है कि जनता आप पर भरोसा कर पाएगी? क्योंकि अभी तक पैंथर्स पार्टी के खुद के मसले तो हल हो नहीं रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जनता उस सबको लेकर आप लोगों पर भरोसा कर पाएगी? देखिए, मैंने जो बात कही थी, अगर एक भी बात से पिछले 1 साल से मेरी कोई गलत निकली हो तो जनता मुझ पर विश्वास ना करे। जब गंजू जी कहते थे मैं प्रेसिडेंट हूँ तब भी मैंने कहा था एलिजिबिलिटी मेरी है प्रेसिडेंट की, मेजॉरिटी मेरे साथ है और मैं प्रेसिडेंट हूँ। और मैं जो हूँ क्योंकि एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो आज भी मैं कहता हूँ पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लीगली मैं ही पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। और आगे समय में भी आप देखेंगे जब इलेक्शन कमीशन हर्षदेव सिंह जी का क्लेम रिजेक्ट कर देगी तब ये उभर के आएगा कि जो पैंथर्स पार्टी की बात मैंने पहले ही दौर से की थी, पहले दिन से की थी कि वो पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट बनने के एलिजिबल नहीं है। ये बात भी जनता के सामने सब आ जाएगी, क्योंकि गंजू जी वाला जो मसला हल होने में भी 1 साल लगा, तब भी जो हमारी बात सच साबित हुई है, आगे भी मेरी बात सच साबित होगी, क्योंकि मैं पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। ना ही मैंने कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट तैयार किया है, ना ही जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं रिलाई कर रहा हूँ वो मैंने खुद तैयार किया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हासिल किया है, अथेंटिकेटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कोई हमारा घर का तैयार किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है।
उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर्षदेव सिंह प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है, एलिजिबल नहीं। मैं जाते जाते आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि बात की जा रही है जब जम्मू कश्मीर की सिचुएशन की, और वैसे भी पैंथर्स पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है तो काफ़ी देर से मसले बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल डेली वेजेस का मसला ले लिया जाए, उसके अलावा अगर आप फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का ले लिया जाए, वैसे मसले तो बहुत सारे हैं, क्योंकि जब गिनने जाएंगे तो शायद लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी और इंटरव्यू काफ़ी लंबा चला जाएगा। पर लेकिन फॉर एग्जांपल इन दो मसलों को भी देख लिया जाए तो क्या पैंथर्स पार्टी की तरफ से वो सपोर्ट रहा, आप खुद बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, डेली वेजेस के पास हम मिलने भी गए थे और डेली वेजेस के जो हमारे सरदार जी, मेरे नाम स्किप हो रहा है मेरे माइंड से, तो हमारी उनके साथ बैठ के बातचीत भी हुई थी। तो जो उन्होंने उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मंच पे आने से रोका हुआ था, कि आफ्टर रिकॉर्ड ही उनसे बात हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था जो हमारे मंच पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम आने नहीं देंगे। लेकिन हमने पुरजोर तरीके से उनकी बात, लेकिन फायर एंड इमरजेंसी वालों ने कहा था कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर इनवाइटेड, क्या आप उसमें गए? बिल्कुल, फायर एंड इमरजेंसी वालों से हम मिल के आए, उनके साथ हमने पूरी बातचीत की और उनका पूरा समर्थन किया। फायर एंड इमरजेंसी वालों ने जो हमें डॉक्यूमेंट दिखाया उसके मुताबिक हाउस बोट की उन्होंने कुछ पिक्चर्स दिखाई जहां कॉफिंग चल रही थी। उसके बाद एक फैमिली के 7 मेंबर्स जो थे वो चुन लिए गए थे। आपने बाकी रिक्रूटमेंट स्कैम्स जो थे वो कैंसिल कर दिए, लेकिन फायर एंड इमरजेंसी में क्या आपके बहुत ज़्यादा चहीते लोग थे जिनको आपने कैंसिल नहीं किया, उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आपने कैंसिल नहीं किया। ये जो बिल्कुल जो ना अन्याय हुआ है। आप देखते हैं फायर एंड इमरजेंसी वालों का मसला जो था वो काफ़ी साल से पेंडिंग था, 2-3 बार उनके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, 7-8 साल की वो उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला। उसके बावजूद भी जो उनके साथ लास्ट में फिर उनके साथ धोखा हुआ, जो लोग चुने गए उनका कहना है कि कॉपिंग से चुने गए, और उन्होंने फोटोग्राफ्स एविडेंसेस भी उन्होंने सामने पेश की जिससे लगता था कि ऐसा हुआ है। तो इस तरीके से जो उनके साथ आज दिन तक सरकार उसके ऊपर सोई हुई है, और फायर एंड इमरजेंसी वाले जो लोग गलत तरीके से अगर भर्ती है तो उनके खिलाफ कम से कम आप सीबीआई इंक्वायरी बिठाइए ताकि वो निकल के आए कि वो गलत भर्ती हुई है या जेन्युइन भर्ती। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के मामले को अब साइड पर रखते हैं। अब ये बताइए कि बात हो रही है जो पैंथर्स पार्टी की, हर तरफ एक ही बात सुनी जा रही है कि पैंथर्स पार्टी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं और अब ये वो पोजीशन पर नहीं पहुंच पाएगी जिस पोजीशन पर इसे प्रोफेसर भीम सिंह जी ने लाया था। उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी जाने जाते? देखिए 83-2 में जब पार्टी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उसके बाद जो इलेक्शंस हुई थी असेंबली इलेक्शन में, ऑलमोस्ट हर असेंबली सेगमेंट में पैंथर्स पार्टी दूसरे नंबर पे आई। लेकिन जब हम उसके बाद इधर असेंबली जो है बंद कर दी गई, 1996 में फिर असेंबली इलेक्शंस हुए, हमारा एक एमएलए उभर के आया। उसके बाद पैंथर्स पार्टी 4 एमएलए लेके आई। इस तरीके से कह देना, किसी पार्टी को रूल आउट कर देना कि पार्टी जो है वो उभर नहीं सकती, ये सरासर गलत है। जो भी पार्टी जनता की आवाज़ को उठाएगी, जनता की आवाज़ को बुलंद करेगी, क्योंकि उभरने के लिए हमें जनता का साथ चाहिए और जनता के द्वारा दबाया गया एक बटन चाहिए। जिस दिन हम जनता को समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि सेंट्रल की पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उन्होंने जेएनके के साथ गद्दारी की, चाहे आपकी कश्मीर की पार्टी हो, पीडीपी हो या एनसी हो, इन्होंने हमें 70 साल तक हमारे हकों से वंचित रखा। एक पैंथर्स पार्टी को 3 साल के लिए मौका मिला तो पैंथर्स पार्टी ने अपनी कार्यकर्दगी करके दिखाई, क्योंकि पैंथर्स पार्टी की आइडियोलॉजी में सेकुलरिज्म है, जात पात से ऊपर उठने की राजनीति है और जनता के कोर इश्यूज, हक और इंसाफ की लड़ने की जो हमें सिखाया गया है प्रोफेसर भीम सिंह जी के द्वारा। तो जब हम पावर में भी आएंगे, जनता को घर बैठे उनका हक और इंसाफ मिलेगा, तो पैंथर्स पार्टी उभर के आएगी और पैंथर्स पार्टी फिर से सरकार में होगी। आप ये देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विलक्षण सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि जल्द ही पैंथर्स पार्टी फिर से उभर कर आएगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय, जी हाँ, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन सुजीत भगत के साथ साक्षी सानी की रिपोर्ट। नमस्कार।